नमस्कार दोस्तों, आज हमें कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती की पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस संस्मरण को पढ़ना है। इस संस्मरण को लेखक सुनील शास्त्री जी ने लिखा है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व को उजागर किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेखक का परिचय। लेखक सुनील शास्त्री जी का जन्म 1950 में हुआ। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव और रुचि है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर आपने विचारों को आपको पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं, इसलिए हिंदी में उनका योगदान सर्वोपरि है। तो आइए देखते हैं इस संस्मरण के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े ही अच्छे ढंग से सुंदर शब्दों में हृदयस्पर्शी विचारों के माध्यम से उजागर करने का प्रयत्न किया है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का आकर्षण बिंदु था, जो इस संस्मरण को पढ़कर हमें पता चल सकता है। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज हमें हिंदी की पाठ्य पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस संस्मरण के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। यह जो संस्मरण लिखा है लेखक सुनील शास्त्री, प्रस्तुत संस्मरण में यह जो संस्मरण लिखा है, इस संस्मरण में वह लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं आपके सामने लेखक सुनील शास्त्री जी ने सुंदर शब्दों में उजागर करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत संस्मरण के माध्यम से वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं कि जीवन जीते समय मनुष्य को ईमानदार, उसके बाद समय का पालन, अनुशासन, ये जो महत्वपूर्ण मूल्य है, कहीं ना कहीं उस मूल्य को याद रखना है। कौन सी 3 बातें बताई है? तो आइए देखते हैं हम। पहला है अनुशासन, मूल्य। कौन से मूल्य है? अनुशासन। दूसरा है समय पालन, और तीसरा है मेरे प्रिय साथियों ईमानदार। ईमानदार व्यक्ति अथवा ईमानदारी का ये जो महत्वपूर्ण गुण है, कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व के माध्यम से आपके सामने उजागर करने का सुंदर प्रयत्न किया है। तो आइए देखते हैं कि इस संस्मरण के माध्यम से लेखक सुनील शास्त्री जी ने हमें वहां पर कौन सा मौलिक संदेश दिया है।
उसके बारे में आज हमें चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं मेरे प्रिय साथियों, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, देखिए मेरे प्रिय साथियों कि मनुष्य ऊंचे पद, पैसा, इसके माध्यम से समाज में आदर और इज्जत नहीं पाता। मनुष्य को अगर समाज में आदर और इज्जत प्राप्त करनी है, उसे पाना है, तो उसका व्यक्तित्व सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए। तभी वहां पर क्या हो सकता है, हम समाज में इज्जत और आदर वहां पर प्राप्त कर सकते हैं अथवा महान विभूति बन सकते हैं। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व हमें क्या क्या सिखाता है। पहला है ईमानदारी, जो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद सादगी, सादगी यानी सिंप्लिसिटी। देखिए एक वहां पर क्या है, वाक्य हमने हमेशा सुना है। कौन सा वाक्य है, यहां पर मैं आपके सामने लिखूं, बराबर है। उच्च विचार और सादा जीवन। मनुष्य के विचार उच्च होने चाहिए और जीवन कैसा होना चाहिए, सादा। सिंप्लिसिटी मनुष्य के व्यक्तित्व का एक गहना है। सच्चाई, हमेशा जीवन में सच की राह पर चलना है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के माध्यम से हमें बताने का सुंदर प्रयत्न किया है। परदुख कातरता, परदुख यानी पर यानी दूसरा। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखकर संवेदनशील होता है, दूसरे के दुख उसे देखे नहीं जाते, दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है परदुख कातर, दूसरों के दुखों को समझने वाला। आदि महत्वपूर्ण गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर करने का सुंदर प्रयत्न, सुंदर प्रयास इस वहां पर क्या है, संस्मरण के माध्यम से आपके सामने वहां पर। तो विस्तार से हम अभी वहां पर चर्चा करने वाले। तो याद रखिए मेरे प्रिय साथियों, इस तरह के महत्वपूर्ण पाठ क्यों रखे जाते हैं। तो इस संस्मरण में लेखक सुनील शास्त्री जी ने, जो कि वहां पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे, उन्होंने संस्मरण यानी यादें, मेमोरीज, वहां पर वे क्या है आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो यही बात है कि पिताजी का व्यक्तित्व वो आपके सामने एक खुली किताब के समान वहां पर क्या है खोलना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा है संस्मरण में। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव यानी चीजों की कमी। अभाव का अर्थ है चीजों की कमी। जब तक बाबूजी जीवित थे तो वहां पर कैसे किसी चीजों की कमी नहीं, लेकिन जब बाबूजी की मृत्यु हुई तो उनकी चीज अथवा उनकी कमी हमें महसूस होने लगी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था। याद रखिए कि घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो काफी आधार होता है, काफी आधार होता है। लेकिन जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उनकी कमी लेखक महसूस करने लगे कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेखक कहां पर नौकरी करने लगे, बैंक में। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते, मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। पुलिस मंत्री है गृह मंत्री, याद रखिए। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, होम मिनिस्टर हम कहते हैं, काफी ऊंचा पद। लेकिन इतने ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद अहंकार लेश मात्र उनके व्यक्तित्व को वहां पर छूता न था, क्योंकि विचार उच्च, जीवन साधा। बहुत बड़ी बात आपके सामने कही है कि आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न जाए, जीवन सादा होना चाहिए,
विचार उच्च होने चाहिए, अहंकार बाजू रखना है। याद रखिए मेरे प्रिय साथियों, इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बच्चे इतने उच्च पद पर विराजमान होने के कारण बच्चों को शायद लगता है, उनकी मानसिकता होती है कि हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो शायद लेखक विचार करते थे, बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वो थी इम्पाला शेवरलेट। देखिए पहले के जमाने की गाड़ी का नाम है, जो काफी लंबी चौड़ी और उस समय काफी विख्यात, काफी प्रसिद्ध गाड़ी थी, जो ऊंचे लोग इस्तेमाल करते थे। उसे देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ, मौका मिले और उसे चलाओ। लेखक बता रहे क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री को कितनी इज्जत, कितना मान, कितना सम्मान। और मैं प्रधानमंत्री का लड़का तो मुझे भी गाड़ी चलानी है, और खास करके कौन सी? इम्पाला शेवरलेट गाड़ी का नाम है। कौन सी गाड़ी है? इम्पाला शेवरलेट। इम्पाला शेवरलेट गाड़ी चलाने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। देखिए कभी कभार पर कल्पना की उड़ान, ख्याली पुलाव पकाते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन वास्तव में जब वह सपना सच होता है तो हम खुशी से फूला न समाते, काफी खुश, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। तो उसी प्रकार लेखक को भी सुनहरा अवसर मिला इम्पाला शेवरलेट गाड़ी चलाने का। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने पिताजी के निजी सचिव से कहा, निजी सचिव पर्सनल पीए, निजी सचिव जो देखभाल करता है, सब कार्यक्रम कहाँ जाना है, कब जाना है, उसका पूरा नियोजन उस निजी सचिव के पास होता है। तो लेखक ने कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, स्थान का नाम है। तो हिदायत दी, सूचना दी, किसे? निजी सचिव से। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। सुनील शास्त्री जी के भाई का नाम अनिल, सुनील और अनिल स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे। तो गाड़ी किसने चलाई? लेखक। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, मन में झुरझुरी उठने लगी, खुशी का ठिकाना न था, बड़ा उत्साह। पहली बार जब हम गाड़ी चलाते हैं तो काफी खुश होते हैं, खुशी का ठिकाना ना था। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी, उत्साह, उमंग। जिसके यहाँ खाना था वह पहुंचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। और मित्र के साथ बातें करते करते वहां पर क्या है, समय का ख्याल ही न रहा और देरी में। अब घर पर लौटना है, बाबूजी प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर क्या देना है। इस शंका मात्र से लेखक भयभीत हो गए। याद आया बाबूजी आ गए होंगे वापस घर। आप फाटक से पहले ही गाड़ी रोक ली। देखिए चोरी छुपे, ताकि पिताजी को पता न चले, इसलिए वहां पर वे क्या करते हैं, फाटक के पहले ही गाड़ी रोक लेते हैं। और वहां पर क्या होता है, किसी को पता न चले, इसलिए गाड़ी को अपनी जगह पर पार्क कर देते हैं। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी पहरेदार, जो गेट के पास होता है ना काम करने वाला। यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो, क्योंकि गेट को खोलते समय और बंद करते समय उसकी थोड़ी सी आवाज, और खास करके संध्या समय, शाम के समय, ये आवाज तुरंत हमें सुनाई देती है। तो वे कहते सैल्यूट वैल्यूट नहीं, सैल्यूट वैल्यूट मत मारो, और गेट धीरे से खोल दो, दोबारा बंद मत करना अगर आवाज आए। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा।
तो शायद बाबूजी को हम इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर चले गए थे, इस बात का पता न चले, इसलिए संतरी को वहां पर पहरेदार को सूचना दी गई कि सैल्यूट मत मारना, क्योंकि आपकी सैल्यूट के माध्यम से वहां पर बाबूजी क्या हो सकते हैं, जग सकते हैं और उन्हें पता चल सकता है। तो अपनी इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने वहां पर क्या है, सूचना हिदायत दी संतरी को। बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका हो, यानी वो भूल जाए, सुबह थोड़ी ना ध्यान में रहेगा। संतरी को जैसा कहा गया उसने किया। आखिर पहरेदार इंसान, काम करने वाला, जैसी सूचना दी उस सूचना का अक्षरशः पालन किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही दबे पैर धीरे धीरे वहां पर वे आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबू जी ने क्या कहा। कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। बाबू जी ने क्या कहा, कुछ बच्चों ने पूछा नहीं। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिए। जैसे अक्सर हम शाम से देरी से आते तो माता पिता जिसको, खास करके माता जी को कहते कि आज मैं देरी से सोया हूँ, सुबह मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे देर तक सोना है। तो शायद लेखक ने भी यही कहा, किसी को कमरे में मत भेजिएगा। आगे देखिए, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा, वे करते हैं। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, आवाज, और हम नींद में होते हैं, अगर दरवाजे पर आकर कोई दस्तक देता है तो गुस्सा आता है, क्योंकि नींद टूटती है ना। तो वही भाव, वही प्रतिक्रिया, नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, लेखक ने, देर रात को आया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दो। लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने वाले उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये उन्हें थोड़ी ना मालूम था। मालूम था ही नहीं। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगह में, तो नौकर के साथ जिस तरह की भाषा का, वाणी का प्रयोग किया जाता है, उसी ऊंची आवाज में, गुस्से वाली आवाज में वहां पर उन्होंने, लेखक ने कहा कि देर रात आया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दो। लेकिन बाहर पिताजी थे, नहीं मालूम था। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी, आवाज आने लगी, झुंझलाता गुस्से में, जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ, गुस्से में। हम अक्सर मुंह में बड़बड़ाते हैं, सोने नहीं दिया, इसलिए दरवाजे की तरफ लेकर बढ़े। दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं, बोलती बंद, निस्तब्ध, कोई आवाज नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया, बड़ी शांत। हमें कुछ ना सूझा, माफी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूं, बेध्यानी में बिना सोचे। इसमें लेखक की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना मालूम था कि दरवाजे के पीछे अथवा बाहर बाबूजी है। माफी मांगी, बेध्यानी में कह गया हूं, वे बोले कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। देखिए, गुस्सा लेश मात्र भी स्वर्गीय वहां पर क्या लाल बहादुर शास्त्री जी के चेहरे पर न था, नहीं था उनके चेहरे पर कहीं तो गुस्सा। देखिए, बच्चों के साथ अगर व्यवहार करना है तो इस तरह से करना है। आप डांट डपट करोगे तो बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, उन्हें समझाने का ढंग एक अनोखा होता है। तो वही ढंग यहां पर इस्तेमाल किया है। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लेखक चले गए टेबल पर, लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई बात नहीं छेड़ी वहां पर कि आप कल कहाँ गए थे, किधर गए थे, कोई नहीं। लेखक को लगा कि अभी पिताजी को कुछ जानकारी नहीं, न कुछ जाहिर होने दी। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात
बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? देखिए विषय की शुरुआत किस प्रकार की। अम्मा ने कहा, तुम लोग गए हो, तुम कहते हो देर रात से आए हो, कहाँ गए थे हमें बताइए तो सही। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे, मित्र के यहाँ पर खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे, कौन सी सवारी इस्तेमाल की? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? अपनी गाड़ी तो निजी इस्तेमाल के लिए जो गाड़ी हम वहां पर उसका प्रयोग करते हैं वो तो फिएट थी, तो वो कौन सी गाड़ी लेकर गए? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। और इम्पाला शेवरलेट ये गाड़ी जो है, सिर्फ कोई बड़ा गेस्ट आता, अतिथि आता तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वयं ये गाड़ी कभी इस्तेमाल नहीं करते, निजी खर्च, निजी काम के लिए। कितने ईमानदार थे, इसलिए ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह शीर्षक दिया क्यों? क्योंकि मनुष्य को ईमानदार बने रहना है। ईमानदारी से ही हमारी सच्ची पहचान होती है। बोले, ओ तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, आप बड़ी गाड़ी चलाने में रुचि रखते हो? कहा, बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वो किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी स्वयं इसका इस्तेमाल न करते तो बच्चों को कैसे करने देते? यह सरासर गलत। उन्हें मालूम है कि यह गाड़ी जो है किसकी अमानत है? देश की अमानत है। और देश की अमानत का हमें अपने व्यक्तिगत कामों के लिए प्रयोग करना यह सरासर गलत है। और बच्चों ने वह गाड़ी किसके लिए इस्तेमाल की? अपने निजी काम के लिए, जो नहीं होना चाहिए। स्टेट गेस्ट यानी कोई मुख्य अतिथि अगर आता, उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देखा, आंखों से इशारा किया, ठीक है, मैं समझ गया कि यह इशारा इजाजत का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। शुरुआत में तो थोड़ी सी गलतफहमी हुई लेखक की, उन्हें लगा कि पिताजी ने आप हमें इजाजत दी है, आए दिन इसके बाद हम आराम से उसका प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। ड्राइवर को बुलाया। देखिए घटना कैसे घटित होती है। मैं ड्राइवर को बुला लाया, लेखक ड्राइवर को बुला लाए। इससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? प्रश्नार्थक वाक्य, क्योंकि ड्राइवर किस्म का इंसान क्या करता है कि लॉगबुक रखता है कि गाड़ी कहां से कहां तक गई, कितनी किलोमीटर गई, उसका पूरा लेखा जोखा उस लॉगबुक में होता है। सो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ड्राइवर से प्रश्न पूछा, उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? एंट्री करते हो? कल गाड़ी इन लोगों ने चलाई, वो बोला 14 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर इम्पाला शेवरलेट नाम की गाड़ी का प्रयोग निजी काम के लिए। उन्होंने हिदायत दी, सूचना दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग, 14 किलोमीटर निजी उपयोग यानी व्यक्तिगत काम के लिए। तब भी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा, अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साहिब साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। देखिए कितने वफादार, कितने ईमानदार। यानी भारत देश की संपत्ति, चाहे वो गाड़ी क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल वहां पर निजी काम के लिए किया है। इसलिए इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी उन्होंने हर 1 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर 60 पैसे प्रति किलोमीटर हिसाब से वहां पर क्या पैसे देने के लिए कहा। सो इससे पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व सचमुच
हमारे मन को झकझोरता है। कितने ईमानदार, कितने वफादार, इसलिए तो ऐसे महान व्यक्तियों का पाठ हम पढ़ते हैं। और इस मन का लेखक, इस घटना का, इस प्रसंग का लेखक के मन पर इतना गहरा आघात हुआ कि उसके बाद लेखक ने कभी वहां पर क्या है, उस इम्पाला शेवरलेट नाम की गाड़ी का अपने व्यक्तिगत काम के लिए वहां पर प्रयोग। और इस घटना के बाद क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।